हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जो है फ्रिक्शन यानी घर्षण। फ्रिक्शन यानी घर्षण ऐसा टॉपिक है जो सामान्य रूप से दैनिक जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, क्या आपने विचार किया कि यदि आप किसी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फर्श पर लुढ़का करके छोड़ देते हैं, रोल करके छोड़ देते हैं, तो कुछ दूरी के बाद जाकर के वो रुक क्यों जाती है? कोई भी गतिमान वस्तु केवल तभी गति करना धीमा कर सकती है और अंततः रुक सकती है जब कोई ना कोई बल उसकी गति का निरंतर विरोध कर रहा हो, जो उसकी गति को मंदित कर रहा हो और जिसके कारण वो एट लास्ट रुक जाती है। तो वो ही बल कौन सा बल है? तो वो कहलाता है घर्षण बल। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारी जगह हमारी नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल होता। तो आइए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें घर्षण कहते किसे हैं। जब भी कोई दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रखी हुई हैं, कांटेक्ट में रखी हुई हैं, और वो एक दूसरे के तल पर चलने का प्रयत्न करती हैं या गति कर रही हैं या गति का प्रयत्न करती हैं, तब उनके संपर्क तलों के समांतर एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है, जो उनकी गति या होने वाली संभावित गति का विरोध करता, वो ही बल कहलाता है घर्षण बल। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गति करती है अथवा गति का प्रयत्न करती है, यानी जब तक वस्तु गति नहीं कर रही है तब भी ये कार्य करता है घर्षण बल, और गति प्रारंभ हो गई है तो भी ये कार्य करता है, तो उनके संपर्क तलों पर एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है। तो जो संपर्क तल है उन दोनों पर, उस पर किस प्रकार का बल लगता है? स्पर्श रेखीय। और जो वस्तुओं की सापेक्ष गति अथवा संभावित सापेक्ष गति का विरोध करता है, और यही बल कहलाता है घर्षण बल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निरंतर किसी भी वस्तु को गति कराने के लिए या गति प्रारंभ करने के लिए ये इसी बल के विरुद्ध हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि घर्षण कार्य क्यों करता है। यदि दो वस्तुएं संपर्क में रखी हैं तो उनको गति कराने के लिए हमें बल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सामान्य रूप से अगर हम देखें, ये कोई तल है और इस पर ये एक वस्तु रखी हुई है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्व बल यानी भार उसका नीचे की ओर कार्य करता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार इतना ही एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है इस पर, और दोनों बल इक्वल एंड अपोजिट यानी बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो सूक्ष्म बल लगाने पर भी वस्तु गति करना प्रारंभ कर देनी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है घर्षण बल कार्य करता है। पहले हम देखेंगे कि कारण क्या है घर्षण बल का। तो इसको हम मॉडर्न वे में भी, और मॉडर्न थ्योरी और ओल्ड थ्योरी दोनों के लिए, दोनों से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कितनी भी स्मूथ सरफेस क्यों ना ले लें, कितनी भी चिकनी सरफेस क्यों ना ले लें, अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखें तो हम देखेंगे कि उसकी सतह पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस यानी उतार, गर्त और घुमाव बने हुए होते हैं। जब इसे दूसरी वस्तु पर रखा जाता है तो बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति बनती है जहां पर एक वस्तु के उभार और दूसरी के गर्त आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। हिंदी में अंतर्गर्थन कहते हैं इसको, इंटरलॉक हो जाते हैं। और इसी कारण से जब वस्तुओं को गति कराने का प्रयत्न किया जाता है तो इन इंटरलॉकिंग को खत्म करने के लिए, अंतर्गर्थन को खत्म करने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती। बट दिस इज द ओल्ड थ्योरी, ये घर्षण की ओल्ड थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि कितनी भी स्मूथ सरफेस लें तो चूंकि वो बहुत, अगर माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखें तो उसमें बहुत सारी जगह इस तरह के प्रोजेक्शंस और गर्त यानी गहराई होती हैं। जब दूसरी वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, जो भी स्मूथ हो सकती है, लेकिन उसको भी अगर हम देखें तो बहुत कम जगह ऐसी दोनों वस्तुओं के संपर्क में आ पाती हैं जहां वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, उनके अणु बहुत निकट आ जाते हैं। और ऐसी जगह पर अणुओं के, दोनों वस्तुओं के अणुओं के बहुत निकट आने के कारण उनके बीच में अंतराण्विक बल कार्य करने लगते हैं, जिससे उनके बीच में बॉन्ड्स जनरेट हो जाते हैं, बंध बन जाते हैं। और जब हम वस्तु को गति कराने का प्रयत्न करते हैं तो इन्हीं अंतराण्विक बलों के कारण जो बॉन्ड बने हैं, इनमें बंध बन गए हैं अणुओं के बीच में, उनको तोड़ने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। जब वस्तु गति करना शुरू कर देती है तो
यहाँ से हटने के बाद वो तो आगे संपर्क में आती है। आगे अणु कुछ कुछ बिंदुओं पर परस्पर संपर्क में आते रहते हैं, वहाँ उस तरह के बॉन्ड्स बनते रहते हैं उन अणुओं के बीच। तो उन बंधों को लगातार तोड़ने के लिए, उन अंतराण्विक बलों को लगातार खत्म करने के लिए हमें अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो बल है, जो ये कार्य कर रहा है, जो हमारी सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है, इसी को कहा गया, हम कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो जब वस्तुएं परस्पर संपर्क में रखी जाती हैं तो उनका वास्तविक संपर्क कुछ ही स्थानों पर होता है। बॉडी पूरी कांटेक्ट में नजर आ रही है, लेकिन उनके बीच में कुछ ही पॉइंट्स पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका कुछ ही स्थानों पर वास्तविक संपर्क हो पाता है, जहां वस्तुओं के अणुओं के अत्यंत निकट आ जाने के कारण उनके बीच अंतराण्विक बल सक्रिय हो जाते हैं तथा उनके बीच कार्यरत इन बलों के विरुद्ध ही गति कराने पर बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है ये अंतराण्विक बल ही हैं जो घर्षण बल का कार्य कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध ही हमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है सापेक्ष गति कराने के लिए। तो ये अंतराण्विक बल ही घर्षण बल है, जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये है हमारा घर्षण का कारण। अब हम देखेंगे कि दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में हैं, विराम अवस्था में हैं, तब भी उनके बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है। दो वस्तुएं एक दूसरे के तल पर गति कर रही हैं, तब भी उनके बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या वो समान है? तो नहीं, घर्षण बल दो प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलते हैं घर्षण के प्रकार। तो घर्षण को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जब तक वस्तु की गति नहीं हो रही है तब तक उनके बीच में लगने वाला घर्षण बल, और उस घर्षण बल को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यानी दोनों वस्तुएं जब स्थिर अवस्था, विराम अवस्था में है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है घर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला है स्थैतिक घर्षण,
दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता गतिक घर्षण, उसको हम आगे लेकर के चलेंगे। या चलिए पहले हम दोनों लिख लेते हैं। दूसरा होता है गतिक घर्षण एंड दैट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। तो जब दो वस्तुएं परस्पर विराम अवस्था में एक दूसरे के तल पर स्थित हैं और उन्हें गति कराने का प्रयास किया जा रहा है, तब उनके बीच में संपर्क तलों के समांतर एक बल कार्य कर रहा है जो उनकी संभावित सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। वो कहलाता है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, किस तरीके से होता है ये भी यहाँ डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो विराम अवस्था में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संपर्क तलों के समांतर कार्य करने वाला वह बल जो उनकी संभावित सापेक्ष गति का विरोध करता है वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। संपर्क में विराम अवस्था में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तलों पर कार्यरत वह स्पर्श रेखीय बल जो उनके बीच संभावित सापेक्ष गति का विरोध करता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्थैतिक घर्षण जब भी कार्य कर रहा है जब तक वस्तुएं परस्पर गतिशील नहीं हो गई हैं, गति नहीं कर रही हैं। तो अब इसके बारे में हम और डिटेल लेकर चलेंगे। गतिक घर्षण को बाद में चूंकि हमें डिस्कस करना है, बात आती है कि स्थैतिक घर्षण कार्य किस तरह से कर रहा है। स्थैतिक घर्षण का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक आप वस्तु को गति कराने के लिए बाह्य बल नहीं लगा रहे तब तक ये वर्किंग में नहीं रहता। जैसे इसको अब हम एक यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए ये कोई तल है और यहाँ ये एक वस्तु स्थित है। हम m द्रव्यमान की वस्तु है तो हम जानते हैं कि इस पर इसका भार नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार इसके बराबर एक प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा होगा R। दोनों बल संतुलित अवस्था में है, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यहां नहीं है। अब हम इस वस्तु को गति कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहां ये दोनों बल आपको दिखाए गए हैं कि दीज आर बैलेंस्ड फोर्स, mg जो इसका भार कार्य कर रहा है और यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन यानी लंबवत प्रतिक्रिया। अब हमने यहां पर लगाया है एक बल F, सूक्ष्म बल लगाया है। बल लगाने पर वस्तु गति नहीं कर रही है। ऐसा कब संभव है? क्योंकि जो वर्टिकल फोर्स हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। R = mg ये हम पहले ही ले चुके हैं। अब हमने क्षैतिज दिशा में बल लगाया है तो गति नहीं हो रही है। ये केवल तभी संभव है जब हमारे लगाए गए बल को कोई क्षैतिज दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल बैलेंस कर रहा हो। तो इस अवस्था में इस बल के विपरीत दोनों तलों के यानी दोनों वस्तुओं का जो ये संपर्क तल है उसके समांतर एक बल कार्य कर रहा है जो इसका विरोध कर रहा है और यही बल कहलाता है स्थैतिक घर्षण। दिस इज
यही बल है आपका स्थैतिक घर्षण। जैसे ही हमने बल लगाया, जब तक बल नहीं लगाया था आप देख रहे हैं कोई भी स्थैतिक घर्षण नहीं कार्य कर रहा। जैसे ही गति कराने का प्रयास करने के लिए हमने बाह्य बल लगाया, स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत हो गया और इसने लगाए गए बल को बैलेंस्ड कर लिया। ठीक है, अब हमने पहले से ज्यादा बल लगाया। mg ये बाहर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, r ये इसको बैलेंस्ड कर ही रहा है। अब हमने पहले से ज्यादा बल लगाया है। F प्लस मीन्स पहले से अधिक फोर्स। वस्तु के बीच में अभी भी गति नहीं हो रही है, इसका मतलब अब भी दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के समांतर बल कार्य कर रहा है जो पहले से अधिक हो गया होगा। इसको अगर हम Fs इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि ये हमारा बल पहले से बढ़ गया है। अगर हम लगाए गए बल को लगातार बढ़ाते रहें, अब हमने लगाए गए बल को और ज्यादा बढ़ा दिया, पहले से और प्लस प्लस मीन्स पहले से अधिक बल लगा दिया, तो भी गति नहीं हो रही है। यानी अब भी हमारे द्वारा लगाए गए बल के बराबर घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्थैतिक घर्षण बल लगाए गए बल के साथ साथ बढ़ रहा है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने लगाया 1 न्यूटन फोर्स, तो इस कंडीशन में स्थैतिक घर्षण भी कितना है, 1 न्यूटन। इसने लगाए गए बल को बैलेंस कर लिया। अब हमने बढ़ा करके इसको कर दिया 2 न्यूटन, तो इस कंडीशन में स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ करके 2 न्यूटन फोर्स हो गया है। धीरे 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 अब हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए हमारा हो गया है ये 5 न्यूटन। गति नहीं हो रही है, तो गति नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये भी बढ़कर कितना हो गया है, 5 न्यूटन। अब एट लास्ट ऐसी कंडीशन आ गई है कि जब हमने लगाए गए बल को 5 न्यूटन कर रखा है, जैसे कि उस डायग्राम में शो किया गया है, तो गति नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लगाए गए बल को थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमने लगाए गए बल को, यहाँ तो ये mg और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमने लगाए गए बल को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, इट मीन्स हमने बढ़ा दिया 5.1 न्यूटन। तो इस अवस्था में अब घर्षण बल और नहीं बढ़ेगा, अब गति प्रारंभ हो जाएगी। गति प्रारंभ हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारा स्थैतिक घर्षण बल 1 न्यूटन 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 0 से 1 हो गया, 2 न्यूटन, 3, 4, 5, तो एक निश्चित अधिकतम मान तक बढ़ सकता है। और स्थैतिक घर्षण बल का वो मैक्सिमम वैल्यू जब गति ठीक प्रारंभ होने वाली है, गति प्रारंभ नहीं हुई है, वो कहलाता है सीमांत घर्षण बल। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो कहलाता है सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण यहाँ फिलहाल हमने 5 न्यूटन शो किया एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ही उससे हमने एक्सीड किया, उससे ज़्यादा बल लगाया, गति प्रारंभ हो जाती है और अब लगने वाला घर्षण बल पहले से कम, सीमांत घर्षण से कम हो जाता है चूंकि गति प्रारंभ हो गई। और अब लगने वाला घर्षण बल कहलाता है गतिक घर्षण, जो है सेकंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जो दूसरे प्रकार का घर्षण है। तो इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया है कि स्थैतिक घर्षण बल एक स्वतः समायोजित बल, इट मीन्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जो लगाए गए बल के मान के साथ साथ धीरे धीरे एक अधिकतम मान तक बढ़ता है। और स्थैतिक घर्षण बल का वही अधिकतम मान जब ठीक गति प्रारंभ होने वाली, उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम यही देखें, ये स्थैतिक घर्षण बल जो हमने डिफाइन किया है, स्थैतिक घर्षण एक स्वतः समायोजित बल है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यह एक स्वतः समायोजित बल है और ये लगाए गए बल के साथ साथ बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है?
वो हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, उसको अब हम लेकर के चलेंगे। दैट इज कॉल्ड सीमांत घर्षण। And that is called limiting friction. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमने लिया स्थैतिक घर्षण बल कैसा है, स्वतः समायोजित बल है जो लगाए गए बल के मान के साथ बढ़ता चला जाता है। और कहाँ तक बढ़ता है? अधिकतम मान तक। उसी को हम कहते हैं सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान है जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है। तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु की गति ठीक प्रारंभ होने वाली होती है, सीमांत घर्षण कहलाता है। तो ये हुआ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और ये क्या परिस्थिति है? जब वस्तु ठीक एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इट्स मोशन, केवल मोशन को जस्ट स्टार्ट करने वाली है, स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो कहलाता है सीमांत घर्षण। और अब हम लेते हैं सीमांत घर्षण के नियम, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कई नियम हैं इसके। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है, ये दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में ली गई हैं, ये उनके संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो दो वस्तुएं, मान लीजिए यहां से यहां तक का ये इनका संपर्क क्षेत्रफल है, ये सीमांत घर्षण उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हम लेते हैं, पहला नियम, सीमांत घर्षण वस्तुओं के संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कितना क्षेत्रफल एक दूसरे के संपर्क में है, उसके ऊपर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण डिपेंड नहीं करता। फिर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो दूसरा नियम बताता है कि जो सीमांत घर्षण है वो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी उनके चिकनेपन या खुरदरेपन, स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करता है। भले ही उनका कम क्षेत्रफल संपर्क में है, लेकिन अगर वो खुरदरी सरफेस हैं तो उनके बीच में घर्षण बहुत अधिक होगा। और बहुत बड़ा क्षेत्रफल संपर्क में है लेकिन वो स्मूथ यानी चिकनी सतह हैं, तो उनके बीच में घर्षण बहुत कम होगा। तो सेकंड लॉ कहता है, सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर, अर्थात उनके चिकनेपन अथवा
खुरदरेपन पर निर्भर करता है। ठीक है। सेकंड लॉ ये कहता है कि ये डिपेंड करता है उनके चिकनेपन अथवा खुरदरेपन पर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड लॉ। तीसरा नियम कहता है कि जो सीमांत घर्षण है वो वस्तुओं के बीच में होने वाली संभावित सापेक्ष गतियों के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिस भी दिशा में सापेक्ष गति होने वाली है वस्तुओं की, उनके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो सीमांत घर्षण वस्तुओं की संभावित इसलिए कहा गया चूंकि अभी गति प्रारंभ नहीं हुई है, तो संभावित सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। ये है इसका थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ इसके मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है चौथा नियम, जो सीमांत घर्षण है वो संपर्क तलों के बीच कार्यरत लंबवत प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि हमने अभी पहले डायग्राम में लिया था, दोनों वस्तुएं संपर्क में हैं तो उन पर लंबवत प्रतिक्रिया R कैपिटल कार्य कर रही है, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो नेक्स्ट लॉ कहता है सीमांत घर्षण वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत लंबवत प्रतिक्रिया जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लंबवत प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सीमांत घर्षण जिसको हम Fs से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लाते हैं, तो यहां ला रहे हैं म्यू एस इंटू R, जहां म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक, जहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण की अवस्था में ही हम एक छोटी सी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं घर्षण कोण। तो वो भी इसके साथ साथ डिफाइन करेंगे। तो सीमांत घर्षण और उसके नियम दोनों मिला करके इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मेट क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार करिएगा। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, उसको हम यहाँ लेकर के चलेंगे। जो कि है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा घर्षण कोण। ये कोई वस्तु ली है जिसका भार mg, नीचे की ओर लंबवत प्रतिक्रिया R कार्य कर रही है। हमने ये बल लगाया है F और इस समय ये लग रहा है सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में एक तो ये है हमारा सीमांत घर्षण और एक ये है लंबवत प्रतिक्रिया। इन दोनों का यदि हम रिजल्टेंट ले लें, परिणामी,
उसको जिस भी आप टर्म से रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको आर डैश एक्स वाई जो भी हम लें, तो इन परिणामी और लंबवत प्रतिक्रिया आर के बीच में जो कार्य करने वाला घर्षण बल है यानी कोण है, वो कहलाता है घर्षण कोण। तो सबसे पहली बात तो है सीमांत घर्षण की अवस्था में लंबवत प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण के परिणामी, इसको हम कोई भी नया टर्म दे सकते हैं, मान लीजिए इसको हम आर डैश कह लें, तथा लंबवत प्रतिक्रिया आर के बीच बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। और इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण कोण थीटा के लिए अपने डायग्राम पर हम देखें टेन थीटा हमारा कितना होगा, तो टेन थीटा बराबर होना चाहिए लंब और बटे आधार, ये एफ एस के बराबर होगा। तो इस डायग्राम से देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। अभी हमने देखा एफ एस इज इक्वल टू है, या इसको आगे ही रख लेते हैं, एफ एस इज इक्वल टू है म्यू एस इंटू आर अपॉन आर गेट्स कैंसिल, तो एक हमारे पास रिलेशन आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, यानी घर्षण कोण का जो टेंजेंट है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज़ किया जाएगा। तो आज हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो लिए हैं घर्षण क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है घर्षण का, घर्षण के प्रकार जिसमें हमने आज डिस्कस किया है स्थैतिक घर्षण, और उसी में अधिकतम मान लिया सीमांत घर्षण। देन आफ्टर सीमांत घर्षण की अवस्था में हम डिफाइन करते हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें मिलेंगे। आगे गति घर्षण हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।